हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका तैयारी वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मेरा नाम राकेश कुमार है। हम लोग पिछले कुछ समय से सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में भूगोल पढ़ रहे हैं और भूगोल में हम पढ़ रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी। पिछली कक्षा में लेक्चर 10 की बात करें तो उसमें हमने आर्द्रता के बारे में पढ़ा था, ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ा था, ह्यूमिडिटी के टाइप के बारे में पढ़ा था। आज उसी को अप्लाई करना है क्लाउड को पढ़ने में। हम पढ़ने वाले हैं आज संघनन के बारे में। क्या पढ़ेंगे? कंडेंसेशन, बादल को पढ़ेंगे और बादलों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, महत्वपूर्ण के साथ साथ बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग क्यों? क्योंकि ये चीजें एकदम एग्जैक्ट कह सकते हैं कि आपके डेली लाइफ से जुड़ी हुई हैं। उदाहरण के तौर पर देखें, आसमान पे आप नजर दौड़ाते होंगे तो आपको एक रोमांचित करने वाला कई नजारा दिखता होगा। बादलों के कई प्रकार दिखते होंगे, कभी गोलाकार चकत्तों के रूप में, कभी लहरदार पंक्तियों के रूप में, कभी भूरा बादल, कभी काला बादल, कभी नीला बादल। ये क्यों है? ये बनता क्यों है? और इसका हमारे क्लाइमेट में, हमारे वायुमंडल में या मौसम में कह सकते हैं या ऋतुओं में क्या योगदान होता है? वर्षण कौन सा करेगा, कौन सा नहीं करेगा, किससे वर्षा होगा, किससे नहीं होगा, आप बादल को देखकर ही समझ जाएंगे इस क्लास को पढ़ने के बाद। चलिए बात करते हैं कल की क्लास के बारे में, थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था किसको? सापेक्ष आर्द्रता के बारे में। सारी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमनी है। सापेक्ष आर्द्रता करो अगर आपने बढ़िया से समझा है तो बादल, संघनन और बादल के प्रकार को समझने में कोई भी समस्या नहीं होगी। अगर आपने सापेक्ष आर्द्रता की क्लास नहीं लिया है तो आप पिछले प्लेलिस्ट में जाके उसको जरूर पढ़ लीजिए। उसको पढ़ने के बाद इसको पढ़िए, क्योंकि वो समझे रहेंगे तो ये समझना आसान होगा, नहीं तो थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। फिलहाल समझेंगे ये भी। चलिए हम बात कर लेते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी की। सापेक्ष आर्द्रता की हम बात कर लेते हैं तो इसकी डेफिनेशन क्या थी? वायुमंडल के किसी निश्चित तापमान पर वायुमंडल के किसी नमूने में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा तथा उसी तापमान पर वायुमंडल के उसी नमूने को जो जलवाष्प धारण करने की क्षमता का अनुपात है, उसे कहते थे रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसको रिवीजन करने के पीछे कारण क्या है, अभी 1 मिनट के बाद आपकी क्लियरिटी हो जाएगी। इसको परसेंटेज में व्यक्त करते हैं। परसेंटेज में यहां पर यह कहा गया वायुमंडल का कोई नमूना है, उसमें कितनी जलवाष्प की मात्रा है तथा उसी नमूने का उसी टेम्परेचर पर वह कितनी जलवाष्प धारण कर सकता है, इसी के अनुपात को क्या कहते हैं? रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्ष आर्द्रता। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने ये मान लिया कोई सैंपल है, इसमें उपस्थित जलवाष्प की मात्रा हम मान लेते हैं कितना है? 10 ग्राम है। एक एग्जांपल से मान लें, और इसकी धारण करने की क्षमता कितनी है? 30 ग्राम। यानी इस सैंपल में 30 ग्राम जलवाष्प धारण करने की क्षमता है, लेकिन मौके पर उपलब्ध कितना है? 10 ग्राम। आगे हम देखेंगे इसी के अनुपात को अगर हम निकाल लेंगे, यानी इसकी धारण करने की क्षमता कितनी है? 30 ग्राम, और इसी को गुणा कर देंगे कितना? 100% से, यही हो जाएगा आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी। देख रहे हैं यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा कितना? 100/30%। ठीक है, ये क्या है? इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। बात क्लियर हुई? अब एक चीज और समझिएगा आप, सापेक्ष आर्द्रता के जब हम वितरण की बात किए थे, एक चीज बताया गया था कि सापेक्ष आर्द्रता भूमध्य रेखा से जब हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो क्या होता है? बढ़ता है। इसके अलावा धरातल से जब हम ऊपर जाते हैं सापेक्ष आर्द्रता का मान बढ़ता है। बात इतनी क्लियर है? इतनी बात क्लियर है तो संघनन और बादल भी आपका क्लियर है। देखते हैं, इक्वेटर से जब हम ऊपर जा रहे हैं, ये आपका 0 डिग्री है, यानी इक्वेटर है। यहां से जब हम ध्रुवों की ओर जा रहे हैं, यहां से जब ध्रुवों की ओर जा रहे हैं तो सापेक्ष आर्द्रता का मान बढ़ रहा है, लेकिन निरपेक्ष का क्या होता है? घटता है। बात क्लियर थी? अब यहाँ पे जब सापेक्ष आर्द्रता का मान बढ़ रहा है, कहने का मतलब यहां से जाने पर टेम्परेचर तो घट रहा है, यानी टेम्परेचर जैसे जैसे घट रहा है सापेक्ष आर्द्रता का मान थोड़ा सा बढ़ रहा है। बात यही करते हैं। आगे हम संघनन को देखते हैं। संघनन क्या होता है? आपने पढ़ा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। आपको बता दें, यही रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यही सापेक्ष आर्द्रता का मान जब 100% हो जाता है, यानी 100% हो जाता है, उसी के बाद शुरू हो जाता है आपका संघनन। हमने लास्ट भी इस बात को बारे में थोड़ा सा बताया था। संघनन के लिए बात करते हैं आगे। डेफिनेशन क्या होगी? वायुमंडलीय जलवाष्प, यानी जलवाष्प का द्रव या ठोस के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? संघनन। सापेक्ष आर्द्रता में आप यही सीख रहे हैं, सापेक्ष आर्द्रता में, कि वायुमंडल में कितनी जलवाष्प की मात्रा है, वायुमंडल में कितनी जलवाष्प की मात्रा है और उस वायुमंडल की कितनी जलवाष्प धारण करने की क्षमता है, इसी का रेशियो है आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी। लेकिन कंडीशन ये बने, अगर जैसे ये कोई सैंपल है, हम मान ले रहे एक निश्चित तापमान, इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, और इस तापमान पर इसमें मौके पर उपस्थित जलवाष्प की मात्रा है कितना? 50 ग्राम। लेकिन
इसकी जलवाष्प धारण करने की कुल क्षमता है कितनी, 100 ग्राम। ऐसा अगर हम मान ले रहे हैं तो, ऐसा अगर मान ले रहे हैं तो यहां पर अगर इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्ञात करेंगे, सापेक्ष आर्द्रता ज्ञात करेंगे, तो सापेक्ष आर्द्रता ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, कितना उसमें वर्तमान में है, उसकी धारण करने की कितनी क्षमता है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, यहां से 100 कट जाएगा, ये मिलेगा कितना, 50%। अब बात को समझिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। यहां पर 50% इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, कहने का मतलब यहां पे 50 ग्राम जलवाष्प अगर और मिल जाए तो वह आर्द्रता क्या हो जाएगी, उसकी पूरी हो जाएगी, यानी जो इसने उसकी धारण करने की क्षमता है वो पूरी हो जाएगी। वही जो एग्जांपल हमने लिया था, यानी जिसकी इसकी जितनी भूख है वो मिट जाएगी। ठीक है, अब जब ऐसा हो जाता है, मान लीजिए इसको संतृप्त करना है, हमें संतृप्त करने के लिए क्या करना होगा, इसकी दो कंडीशन है, टेम्परेचर इतने टेम्परेचर पे ये कंडीशन बन रही है, संतृप्त करने के लिए दो परिस्थितियां बनेंगी। पहली, इसमें जो जलवाष्प की मात्रा कम है उसकी आपूर्ति कर दें, यानी यहां पर 100 ग्राम की इसकी क्षमता है, मौके पर है कितना, 50 ग्राम। इसको संतृप्त करने के लिए, यानी इसकी भूख को मिटाने के लिए कितना डालना पड़ेगा, उदाहरण हमने कल रोटी का लिया था, जैसे आपके पास 4 रोटी की भूख है और 2 रोटी आपको कहीं से खिला दिया गया, 2 रोटी खिला दिया गया, कहने का मतलब आपकी भूख अभी कितनी बची है, 2 रोटी की, यानी आपकी भूख को मिटाने के लिए क्या करना होगा, 2 रोटी और दे दिया जाए, तब संतृप्त हो जाएंगे आप, या आपकी भूख को किसी तरीके से कम कर दिया जाए, यानी 2 रोटी की ही भूख आपकी बनाई रखी जाए। ये कंडीशन यहां पर है। यहां पर अगर 50 ग्राम अगर हम जलवाष्प की आपूर्ति कर दें तो वह सापेक्ष आर्द्रता उसकी हो जाएगी 100%, और जब सापेक्ष आर्द्रता 100% हो जाएगी, इसी चीज को हम कहेंगे कंडेंसेशन। इसके बाद शुरू हो जाता है संघनन। संघनन शुरू हो जाता है, यानी इसमें अगर जलवाष्प की आपूर्ति हम 50 ग्राम और कर दें तो शुरू क्या हो जाएगा, संघनन। और जो संघनन शुरू हो जाता है तो संघनन से आशय यही है, यही जलवाष्प जो वायुमंडल में है, यही जब जल की बूंदों में या जल की ठोस बूंदों में परिवर्तित होने लग रहा है, इसी चीज को कहता है संघनन, कंडेंसेशन। बात क्लियर हो गई? आई थिंक बात क्लियर हो गई होगी। कहने का मतलब जो जलवाष्प में वायुमंडल में है, वही जलवाष्प जब जल की बूंदों में बनने लगे, हिम के रवों में बदलने लगे, इसी चीज को क्या कहेंगे, संघनन। ठीक है, संघनन एक टर्म है आपका ड्यू पॉइंट ओसांग, ओस से आप परिचित होंगे, ओस से आप परिचित होंगे। ओस क्या है, जल की बूंदें छोटी छोटी जो आप देखते हैं घासों पर, फसलों पर पड़ती, वही तो है ओस। ओस कब पड़ता है, यही जब सापेक्ष आर्द्रता का मान 100% हो जाता है तो संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, और संघनन की प्रक्रिया जब प्रारंभ हो जाती है तो जो जलवाष्प में, जो वायुमंडल में जलवाष्प है, वो जल की बूंदों में बनने लगती है। आगे बात करते हैं, ओसांग के टेम्परेचर की बात की गई, वही चीज जो आपने बताया, जब सापेक्ष आर्द्रता 100% हो गई तो उसे क्या कहेंगे, ये संघनन की क्रिया प्रारंभ हो गई। आगे हम बात करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जब संघनन 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से ऊपर होता है, जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से ऊपर होता है, ऐसी कंडीशन में जो जलवाष्प है वह जल की बूंदों में बदलता है। यानी जो आप अपने आसपास ओस की बूंदें देख रहे हैं वो तो जलवाष्प है ही, जलवाष्प है, जल की बूंदों में परिवर्तित हुआ। यह कब होता है, जब तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है। कहने का मतलब 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, ऐसी कंडीशन में जब ओस की बूंद पड़ेगी तो उसे क्या कहेंगे, ऐसी कंडीशन जो संघनन होगा वो क्या बनेगा, जल की बूंदों में परिवर्तित होगा। लेकिन वही संघनन, यानी वायुमंडल में जो जलवाष्प है, जब जल की बूंदों में परिवर्तित होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे, तो वह जल की बूंद नहीं बनेगा, बल्कि क्या होगा, हिम के छोटे छोटे रवे बनेंगे। क्या बनेंगे, हिम के छोटे छोटे रवे। तो आपको ध्यान यही रखना है कि जब संघनन 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर होगा तो जल की बूंद बनेगी, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे होगा तो क्या बनेगी, हिम के रवे। आगे संघनन के लिए आवश्यक दशाओं की बात कर लें, जाहिर सी बात है शीतकालीन रहते होनी चाहिए, बादल रहित आकाश होना चाहिए। इस एग्जाम्पल से आप परिचित हैं। परिचित कैसे हैं, आप देखते होंगे ठंडी के मौसम में जब कंडीशन ऐसी बनती है, ठंडी का खूब मौसम है, और ऐसी कंडीशन में देखेंगे जब आसमान में बादल छाए हुए हैं तो क्या होता है, आसमान में जब बादल छाए हुए हैं तो आप देखते हैं उस दिन शीत नहीं पड़ी होती। क्यों नहीं पड़ी होती, क्यों नहीं पड़ी होती है, ऐसी दशा में सापेक्ष आर्द्रता का मान 100% नहीं हो पाता है, संघनन की क्रिया नहीं हो पाती। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, शांत हवा, जिस रात में ठंडी की जिस रात में हवा चल रही होती है उस दिन भी शीत नहीं पड़ती है, उस दिन भी शीत नहीं पड़ती है। कारण संघनन पर्याप्त तरीके से नहीं हो पाता है,
नहीं होने के पीछे जो क्लाइमेटिक सिचुएशन आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। सापेक्ष आर्द्रता का मान हाई होना चाहिए, इस चीज को आप पिछली कक्षा में पढ़ लें। अगर और डिटेल जाना तो आप जाके प्लेलिस्ट से इसको देखिए। आगे हम बात करने वाले हैं संगणन के प्रकार की। संगणन देखिए दो प्रकार से होता है। हमारा टॉपिक मेन जो है यही से स्टार्ट होता है। यही से स्टार्ट होने का आशय यह है कि हमारा पढ़ने का उद्देश्य आज संगणन है। संगणन के प्रकार दो प्रकार का होता है, जाहिर सी बात है। उसी संगणन के प्रकार में पढ़ना हमको बादल, है ना। संगणन का ही एक रूप है बादल, जिसके बारे में हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। आप जुड़े रहिए लास्ट तक, अपने दोस्तों को भी जोड़िए। और मेरा कहने का मतलब है मेहनत तो हम लोग कर ही रहे हैं, कंटेंट अच्छा उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो क्यों ना ये कंटेंट ज्यादातर लोगों के पास पहुंचे और ज्यादातर लोग इसका लाभ उठा पाए। ठीक है। संगणन दो प्रकार से होता है, एक होता है निम्न स्तरीय संगणन और एक होता है उच्च स्तरीय। यहाँ पे निम्न स्तरीय और उच्च स्तरीय का आशय यह है कि ऐसा संगणन जो धरातल के आसपास होता है। धरातल के आसपास क्या होता है? जब कोहरा पड़ता है, जानते हैं कोहरा, कुहासा, है ना, धूम्र कोहरा, धूम्र कुहासा, ये सब क्या है? ये सब निम्न स्तरीय संगणन के परिणाम है। यानी जो धरातल के आसपास बनता है, धरातल से 1-2 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो बनता है, 1-8 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनता है, उसे कहते हैं निम्न स्तरीय संगणन। इसके अलावा हम बात करते हैं उच्च स्तरीय संगणन की। उच्च स्तरीय संगणन के अंतर्गत आता है बादल। क्या आता है? बादल, यानी क्लाउड। इतनी बात क्लियर है? आई थिंक यहां तक बात क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। कोहरा एवं कुहासा की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। कोहरा एवं कुहासा क्या है? जब संगणन की क्रिया धरातल के निकट वायुमंडल में होती तो कोहरा बनता है, कोहरा बनता है। और कोहरे में विजिबिलिटी आप देखते हैं, दृश्यता आप 1 किलोमीटर देख सकते हैं, इससे ज्यादा दिखता नहीं है। आगे हम कुहासा की बात करें, इसी कोहरे में जब धुआं मिल जाता है तो क्या बन जाता है आपका? कुहासा। कोहरे में क्या मिल जाता है? धुआं, तो क्या हो जाता है? कुहासा। और इसकी दृश्यता 10 मीटर के आसपास होती है, उससे कम ही होती है। आगे हम बादल की बात करने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बादल। बहुत प्रश्न पूछा जाता है इसमें बादलों के प्रकार के बारे में। निम्नलिखित में से यह पहचान किस बादल की है ना? अभी आगे आप देखने वाले हैं, थोड़ा सा धैर्य बना के देखिए। वीडियो लंबी हो सकती है, लंबी होने का मतलब डिटेल एक्सप्लेन करना है। डिटेल एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए, तो धैर्य बना के आप देखिएगा। जब संगणन धरातल से पर्याप्त ऊंचाई पर होता है तो उसे कहते हैं बादल। यानी धरातल से कुछ ऊंचाई पर जब संगणन की क्रिया होती है तो बनता है क्या? बादल। अब ये जो बादल बनते हैं, अभी हमने शुरुआत में आपसे कहा था कि आसमान में जब देखते हैं तो आपको कई प्रकार के बादल नजर आते हैं, कभी काला, कभी भूरा, कभी नीला, कभी चकत्तेदार, है ना। ये क्यों बनता है? ये कितनी ऊंचाई पर होता है? इसके बनने के लिए आवश्यक दशाएं क्या है? और इसमें वर्षण होता है कि नहीं होता है? इन्हीं सब चीजों के हम बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आगे ये जो बादल है इसको 4 प्रकारों में बांटा गया। 4 प्रकारों में। 4 प्रकारों में कहां से? यानी जब हम धरातल से, यानी सरफेस से जब हम ऊपर जाएंगे, कहां से? सरफेस से। तो सरफेस से ऊंचाई के आधार पर इसको 4 प्रकारों में बांटा गया। ये देखिए मुख्य प्रकार है 4। 4 प्रकारों में भी अलग अलग से उप प्रकार हैं, इसके सब टाइप हैं, लेकिन हमें 4 मुख्य फैमिली के रूप में मान के इनको पढ़ना है। तो हम बात करते हैं पहली फैमिली की। देखिए, धरातल से जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं, ऊपर बढ़ने के साथ साथ बादल की हम बात करें, ये सरफेस है आपका, अर्थ सरफेस। आप देखेंगे 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो बादल बनता है उसे कहते हैं स्ट्रेटस। इसको फैमिली ए का नाम दे देते हैं, ये बी फैमिली का नाम देते हैं, इसको सी का नाम देते हैं, और एक फैमिली यहां पे नजर आ रही है जिसका नाम है डी। ठीक है, इस क्लासिफिकेशन को हम माने हैं कैसे? फैमिली ए बी सी डी, 4 प्रकार मान लिया गया। अब चारों प्रकारों के अंदर कौन कौन से आते हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा ये कंफ्यूजन आपके मन में एक हो रहा होगा। यहाँ पे कुछ नाम लिखे गए हैं, स्टेटस, निम्बोस्टेटस, स्ट्रेटोकुमुलस, अल्टोस्टेटस, अल्टोकुमुलस, है ना, साइरोस्टेटस, साइरोकुमुलस और साइरस। ये बादलों के सब उप प्रकार है। अगर हम नामकरण करें, 3 इसमें हो गया, 2 इसमें, 5, 5 3 8, 1 9, लगभग 9-10 प्रकार के बादल आपको देखने में नजर आ रहा है। अब एक कंफ्यूजन है आपको याद करने के लिए, थोड़ा सा हम ट्रिक का इस्तेमाल कर लेते हैं।
ट्रिक का इस्तेमाल कर लेते हैं। ट्रिक कहाँ पे काम आएगा ये इसको भी देख लेते हैं। कई बार प्रश्नों में पूछा जाता है निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा ऊंचाई पर पाए जाने वाले बादल कौन से हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, इस फिगर में दिख रहा है, इस पे आप थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दीजिएगा, यहां तक दीजिए। यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे ऊपर दिख रहा है आपका क्या, साइरस, साइरस नजर आ रहा है, और सबसे नीचे दिख रहा है आपका क्या, स्टेटस। देखिए भैया आपसे हम बार बार कह रहे हैं कंसंट्रेशन बना के देखिए, थोड़ा धैर्य बनाए रहेंगे कुछ समय तक तभी बातें क्लियर होंगी। अगर कंसंट्रेशन जरा सा भी भंग हुआ तो अगली कड़ी जोड़ नहीं पाएगी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सबसे ऊपर क्या दिख रहा है, साइरस, सबसे नीचे दिख रहा है स्टेटस। एक कंफ्यूजन तो दूर हो गया। स्टेटस का मतलब ये सरफेस, स्टेटस का मतलब स्टेडा, स्टेडा मतलब धरातल होता है। स्टेडा सबसे नीचे क्या, स्टेटस, और सिर पर है तो क्या है, साइरस। बात क्लियर है। सबसे ऊपर क्या है, जो सिर पर है यानी साइरस, इतनी क्लियर है। अब बचते हैं महोदय बीच वाले। बीच वाले में देखिए दोनों में अल्टो है, बीच वाले में दोनों में क्या है, अल्टो है। अल्टो का मतलब मध्य स्तरीय होता है, इसको हम कहते हैं निम्न स्तरीय बादल, इसको मध्य स्तरीय, इसको उच्च स्तरीय, इसको अति उच्च स्तरीय कहते हैं। अभी हम एक स्लाइड बनाए हैं उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे इसको पहचानने की बात है, पहचान लीजिए। एक कीवर्ड हो गया स्टेटस, स्टेटस का मतलब सबसे नीचे का धरातल का, साइरस का मतलब, देखिए दो कीवर्ड और इसमें है, देख लेते हैं। पहले कीवर्ड एक इसमें नजर आ रहा होगा आपको, कहीं निम्बस दिख रहा है, ये देखिए दिख रहा है निम्बो, इसमें भी निम्बो है ना। यहां पे देख रहे हैं साइरोकुमुलस स्टेटस, यहां पे देख रहे हैं निम्बो दिख रहा है, और कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। चलिए ठीक है, एक कीवर्ड आपको दिखा क्या, निम्बो। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये निम्बो हो या निम्बस, दोनों बात एक ही है। एक कीवर्ड और आपको नजर आ रहा होगा, कौन सा कीवर्ड है, बात कर लेते हैं। कुमुलस दिख रहा है, यहां पे कुमुलस दिख रहा है, यहां पे कुमुलस दिख रहा है, यहां पे कुमुलस दिख रहा है, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं कुमुलो की। देखिए कुमुलो या कुमुलस, हालांकि दोनों अलग है, आपको पहचानना कैसे हम उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आप कैसे आप इसको पहचानें, यहां हम बात कर रहे हैं निम्बो और यहां बात कर रहे हैं कुमुलो। जहां पर कहीं निम्बो आ जाए, निम्बो का मतलब होता है वर्षा, ठीक है, और कुमुलो का मतलब समझिएगा आप क्या होता है, कपासी। जहां पर जिस भी बादल में निम्बो शब्द लगा होगा तो आप समझिएगा कि वर्षा करने वाला बादल होगा, और कुमलो लगा होगा या कुमुलस लगा होगा तो आप समझिएगा कपासी होगा। कपासी का मतलब, कपास तो आप जान ही रहे सफेद रंग का होता है, यानी वो काटन के ढेर जैसा हो सकता है, गोभी के फूल जैसा हो सकता है, लहरदार सफेद पंक्तियों में हो सकता है, दुधिया चादर हो सकता है। कहने का मतलब ये टर्म अगर आपको मिल रहा है जिसमें सफेदी का जिक्र है तो आप समझिएगा क्या है, कुमलो का जिक्र है, तो कहने का मतलब सफेदी है, सफेदी है तो क्या होगा, कपासी। बात क्लियर है। निम्बो की बात हुई, बात कर रहे हैं वर्षा। देखिए अभी हो सकता है ये बोरिंग लग रहा हो, लेकिन अभी आप समझेंगे इसका जब यूज देखेंगे आगे। इतनी बात क्लियर हो गई। सबसे नीचे स्टेटस, सबसे ऊपर सिर पर जो है साइरस, निम्बो लगा है तो वर्षा करने वाला, और कुमलो लगा है तो कपासी। अब आते हैं कौन कौन से बादल हैं, इनके बारे में थोड़ी विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। बादलों के प्रकार, चार प्रकारों में बांटा गया, आपने देख ही लिया। आगे हम बात करते हैं सबसे जो नीचे है, सबसे नीचे वाले, अभी वहां पे तो बताया ही था, यहाँ पे फिर से देख लीजिए। स्टेटस सबसे नीचे है, इसके बाद निम्बो स्टेटस, कुमुलो स्टेटस, बीच में क्या है, अल्टो स्टेटस। देखिए हम ये कह रहे हैं मिड अल्टीट्यूड, कई बार इसे क्या कहते हैं, मध्य ऊंचाई के बादल, ऊंचाई के बादल। आपको एक चीज ये नजर आ रहा होगा, यहाँ पे हमने हिंदी नहीं लिखा है। हिंदी नहीं लिखने के पीछे दो कारण है, लिख भी दे रहे हैं लेकिन आप समझिएगा इसके पीछे जो कंफ्यूजन है। कई बार परीक्षा में जैसे साइरस है, साइरस को पछाव कहते हैं हिंदी में, पछाव न पूछकर सीधे पूछ जाता है साइरस। स्टेटस की बात है, स्टेटस को स्टेटस ना लिखकर सीधे क्या लिखता है, स्टेटस का मतलब स्तरीय होता है, स्तरीय ना लिखकर सीधे क्या लिखता है, स्टेटस। तो आप इसको समझिएगा। और एक चीज और है, जैसे यहाँ पे कुमुलो स्टेटस लिखा है, इसी को लिखा जाता है क्या, स्ट्रेटो, स्ट्रेटो कुमुलस। बात समझ रहे हैं।
स्ट्रेटोकुमुलस या कुमुलोस्ट्रेटस, बात दोनों एक ही है, कंफ्यूजन नहीं पालिएगा, इसीलिए हम इसको बार बार इस पे पंच कर रहे हैं, बार बार इसको फोकस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ निम्न स्तरीय बादल हो गया। आगे हम बात करते हैं जो ऊंचाई वाले बादल हैं उसको क्या कहेंगे, ये साइरस, अभी आपने देखा है साइरोकुमुलस, साइरोस्ट्रेटस। देखिए किसी भी बादल का जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे, स्टेटस सबसे नीचे आ रहा, आप देख रहे हैं, इसके बाद क्या आ रहा, कुमुलस, इसके बाद आ रहा साइरस। पिछले स्लाइड में भी देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए स्टेटस पहले है, फिर इसके बाद स्टेटस है, कुमुलो जब आएगा तो ऊपर। कहने का मतलब स्टेटस का पोजीशन सबसे नीचे ही रहेगा, इसके बाद कुमुलस का नंबर आता है, इसके बाद साइरस का नंबर आता है। इतनी बात आई थिंक क्लियर हो गई। अब ये जो बादल का जो क्लासिफिकेशन है, इतने टाइप है, आप यहाँ पे याद क्या रखना है, इसमें आपसे प्रश्न क्या पूछेगा, निम्न स्तरीय बादल कौन कौन से हैं, या निम्नलिखित में से निम्न स्तरीय बादल कौन है। निम्न स्तरीय बादल की बात कर रहे हैं तो देखिए स्टेटस लगा होगा तो निम्न स्तरीय होगा। मध्य स्तरीय की बात कौन की जाएगी कि मध्य स्तरीय बादल कौन सा है, तो जाहिर सी बात अल्टो लगा होगा तो मध्य स्तरीय होगा। और जब जिसमें साइरो लगा होगा या साइरस लगा होगा तो आप उसे समझिएगा वो क्या है, उच्च स्तरीय बादल। बात क्लियर, आगे बढ़े, चलिए। और क्या जानना आपको इसमें से, और क्या जानना है, अब हम बात करने वाले हैं इसमें वर्षा कौन से करते हैं और कितनी मात्रा में करते हैं, कौन हमारे लिए ज्यादा लाभदायक है, कौन हानिकारक है, इस सब के बारे में बात कर लेते हैं। हम पहले के बारे में बात करते हैं स्तरीय बादल की। ये स्तरीय बादल धरातल के सबसे निकट पाया जाता है, धरातल के सबसे निकट पाया जाता है, कोहरा के समान दिखता है और इसका सर्वाधिक निर्माण मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में। एक प्रश्न यहां से बन गया, प्रश्न क्या पूछा कि स्तरीय बादल का निर्माण या स्टेटस क्लाउड का निर्माण कहां पर सबसे ज्यादा होता है, मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में। या ऐसा प्रश्न बन सकता है कि मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा किस प्रकार के बादल का निर्माण होता है, तो आप यहां से याद रखिएगा क्या, मध्य अक्षांशीय स्टेटस बादल यानी स्टेटो क्लाउड। आगे बढ़े, दूसरे बादल की विशेषता के बारे में बात कर लें तो यह जो वर्षा स्तरीय है, वर्षा स्तरीय कहां मिल रहा है, धरातल से 2 किलोमीटर के बीच में। यहाँ पे इसका रंग गहरा भूरा काला रंग होता है और सर्वाधिक अधिक वर्षा तेजी का मतलब इसी से सबसे ज्यादा मात्रा में वर्षा प्राप्त होता है धरातल पर। सामान्यतः सबसे ज्यादा वर्षा इसी से प्राप्त होता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ना, गहरा भूरे रंग की बात कर रहे हैं, बादल आसमान में तो आप देखे ही होंगे, उसको हम फिगर से भी दिखा दे रहे हैं आपको। यहाँ पे बादल नजर आ रहा, ये कौन से बादल हैं, कौन से बादल हैं, अरे अभी आपने क्या पढ़ा, वर्षा स्तरीय पढ़ा, वर्षा स्तरीय ने पढ़ा था भैया, निम्बो स्टेटस या स्टेटो निम्बस, घबराइएगा नहीं, ये वर्षा स्तरीय है। वर्षा स्तरीय बादल आपको ऐसे नजर आता है, ये कोहरा सदृश है, और एक कहावत नहीं है, काला बादल जी डलवावे और भूरा बादल पानी लावे। तो यहाँ पे काला बादल जी क्यों डलवा रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, बस समय बचेगा तो। अगले बादल की बात करें कपासी बादल की, ने स्ट्रेटोकुमुलस की। कपासी बादल की बात कर लेते हैं, यह गोलाकार राशियों में मिलता है। कई बार आसमान में आप देखते हैं सफेद सफेद चकत्ते बने होते हैं ना, या इसे कहते हैं गोलाकार चकत्ते भी कहते हैं, इसे गोलाकार चकत्ते के रूप में। कहने का मतलब कपासी स्तरीय की बात करें, देखिए नाम से स्पष्ट, नाम से भी अर्थ निकाल सकते हैं। कपासी का मतलब सफेद सफेद होगा, स्तरीय का मतलब यहां पर गोलाकार चकत्तों में मिलता है और लहरदार पंक्तियों में मिलता है। तो यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से बादल लहरदार पंक्तियों में मिलते हैं या गोलाकार चकत्तों में मिलते हैं। तो आप इसकी विशेषता को याद रखिएगा। याद रखने के लिए एक ही दिन में सब याद करना संभव नहीं होगा, इसलिए एक टेक्निक आप अपनाइएगा, एक दिन में 1 से 2 बादल को आप पढ़िएगा। 7-8 बादल आप इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ना है, तो धीरे धीरे सब याद हो जाएगा। बाकी हम एमसीक्यू करवाएंगे तो उसमें इन सबको प्रश्नों का समावेश किया ही जाएगा। अब देख लीजिए फिगर से ये कौन से बादल है, ये बादल नजर आ रहे हैं, देख रहे हैं, लहरदार पंक्तियों के रूप में है, लहरदार पंक्तियों के रूप में है, ये देखिए ये चकत्तों के रूप में है। इसी को क्या कहेंगे हम, यही क्या आपका कपासी स्तरीय। कौन सा बादल है, कपासी स्तरीय यानी कुमुलो स्टेटस या स्ट्रेटोकुमुलस। आगे बढ़ते हैं, अगले बादल के बारे में बात कर ले रहे हैं, पच्छाव स्तरीय यानी साइरो स्टेटस। अब पच्छाव की बात की गई तो पच्छाव कहां मिलता है, अरे भैया पच्छाव कहां मिलेगा। देखिए अल्टो के बारे में हमने चर्चा नहीं किया, अल्टो के बारे में चर्चा इसलिए नहीं किया, अल्टो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। अल्टो का एक फैक्ट आप सिर्फ याद रख लीजिए, अल्टो स्टेटर जो होता है
अल्टोस्टेटस। ये अल्टोस्टेटस की एक विशेषता ये होती है कि इससे जब वर्षा होती है लंबे समय तक होती है, लंबे समय तक वर्षा। लंबे समय तक वर्षा का मतलब जब मध्य स्तरीय बादल से वर्षा होती है तो वर्षा कई दिन लगातार चलती रहती है, आप इतना याद रखिएगा, ठीक है। लंबे समय, सबसे लंबे समय तक वर्षा किस बादल से होती है? अल्टोस्टेटस। आगे यहां देखते हैं कपासी स्तरी की बात, यानी कपासी स्तरी का मतलब तीसरे प्रकार के बादल की हम बात कर रहे हैं। तो ये कपासी स्तरी, सॉरी पछाव स्तरी, पछाव स्तरी की बात करें, तीसरी फैमिली की है। यह दुधिया चादर के रूप में मिलेगा। इसके अलावा दुधिया चादर के अलावा क्या होगा? हेलो, चक्रवातों का सूचक। हेलो की हम बात कर रहे हैं। कई बार आसमान में आप देखते हैं सूर्य चंद्रमा के चारों तरफ एक आवरण सा, गोल सा आवरण बना होता है, इसी को कहते हैं क्या? हेलो। और जब हेलो ऐसा नजर आता है आसमान में तो ये सूचक होता है चक्रवात का, यानी चक्रवाती तूफान आ सकता है, चक्रवाती वर्षा हो सकती है, और ऐसी कंडीशन में जनधन की काफी हानि होती है। ये सूचक किसका होता है? चक्रवातों का। कब? जब सूर्य चंद्रमा के चारों तरफ एक हेलो बनता है। और ये किस बादल के आने पर बनता है? पछाव स्तरी यानी साइरोस्ट्रेटस के। फिगर से आप देख लीजिए, यहां पे देख रहे हैं ये सूर्य चंद्रमा, इसके चारों तरफ देख रहे हैं एक हेलो बना है। ये हेलो का जो आगमन होगा, ये जो आसमान में दिखेगा, इससे यही प्रदर्शित होता है आने वाले भविष्य समय में चक्रवात आ सकता है, यानी अगले कुछ दिनों में, एक दो दिन में चक्रवात आ सकता है। बात क्लियर है? बाकी उसकी विशेषता और क्या कहेगी? दुधिया चादर के रूप में देख ही रहे हैं, एक चादर है चकत्तेदार जो फैला हुआ पूरे आसमान में, जैसे लगता है सूर्य ने चादर ओढ़ रखा है। उसके चादर ओढ़ने की वजह से क्या है? उसके पीछे एक हेलो दिख रहा है, ठीक है, आभा दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला पछाव कपासी की हम बात कर लेते हैं। भैया गोभी का फूल, एक विशेषता है इसकी मान भाव की। पछाव कपासी कैसे दिखते हैं? गोभी के फूल के समान दिखते हैं। गोभी के फूल के समान दिखते हैं। गोभी का फूल तो आप देख ही रहे हैं, दिख रहा है नजर, सब गोभी के फूल बिखरे हुए हैं। ये कौन से बादल हैं? पछाव कपासी। पछाव कपासी नाम से ही आप याद करिएगा। पछाव का मतलब ऊपर होंगे, कपासी का मतलब कपास की भात जो बिखरे हुए हैं, देख रहे हैं छोटे छोटे कपास के टुकड़े, आप इसको समझ सकते हैं। फिगर से आप माइंड बैठा सकते हैं पछाव कपासी कैसा नजर आ रहा है, और फिगर से बैठाने के साथ साथ आप आसमान में देख के समझ भी सकते हैं अच्छा ये कौन से बादल है। अभी क्लास करने के बाद आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, आसमान में बादल देखने के बाद आपके मन में आ जाना चाहिए, भैया ये तो पछाव बादल लग रहा है, पछाव बादल है। नहीं नहीं, ये पछाव नहीं, ये अल्टो कुमुलस है, वर्षा करेगी, है ना। निम्बस है, नहीं नहीं निम्बस है। भूरा बादल है तो कैसा है? ये वर्षा करेगी। काला बादल है तो वर्षा करेगी नहीं करेगी, आप समझ ही रहे हैं। और सबसे अंतिम पढ़ना है हमको क्या? पछाव के बारे में। ये हाईएस्ट अल्टीट्यूड यानी सबसे ज्यादा ऊंचाई पर पाए जाने वाले बादल है। हालांकि बादल सबसे ज्यादा ऊंचाई पर किस सिलसिले में है? सबसे ज्यादा ऊंचाई पर पाया जाने वाला बादल है जो कि वर्षा करता है, इसे क्या कहेंगे? हम कहेंगे साइरस बादल यानी पछाव बादल। आगे बात करें, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है देखने में? ये रेशे के समान होता है, सफेद होता है, सिल्की होता है। ये रेशे के समान आसमान में जब नजर आएगा ना, रेशा जैसे खींचा हुआ है ऐसा विस्तृत होता है। और यही बादल होता है जब क्या कहते हैं, कहते हैं पत्थर पर रहा है, यानी हिम के रवे जो छोटे छोटे टुकड़े गिरते हैं, इन्हीं बादलों से आते हैं। बात समझ रहे हैं? यानी कह सकते हैं ओलावृष्टि। ओलावृष्टि किस बादल से होती है? पछाव से, साइरस से। ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब इनका घनत्व तो कम होता है, डेंसिटी कम होता है, पारदर्शी होते हैं। यह एक साइड से देखेंगे दूसरी साइड भी चीजें नजर आती हैं। अब प्रश्न ये बन सकता है ओलावृष्टि किस बादल से होता है? तो आप समझ ही जाएंगे किससे होता है? पछाव से। चलिए अब देख लीजिए, इसको फिगर को देख लीजिए, ये कौन सा बादल है? साइरस। आगे देखते हैं। आगे ये बादल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा गया प्रश्न, शायद ही कोई एग्जाम ऐसा गया होगा जिस एग्जाम में अगर बादल से प्रश्न आया है तो इससे नहीं आया। ठीक है, इसको समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों है। एनविल जैसा शेप होता है इसका, निहाई जैसा। निहाई का मतलब आप निहाई तो जानते होंगे, नहीं जानते होंगे समझ लीजिए। मोची को देखा आपने? मोची के पास एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है एक, इसी पर रख के जो कील ठोकते हो उसी को क्या कहते हैं? एनविल निहाई। ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है आसमान में। ये कब दिखता है, कहां दिखता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसकी थिकनेस 10,000 मीटर तक होती है, समझ रहे हैं? बहुत मोटा, लंबे समय लंबी दूरी तय करता है। और इसकी एक विशेषता यह है, कभी आपने पढ़ा था
सरफेस से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर, सरफेस से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहला बादल मिला था, यानी पहले प्रकार का बादल मिला था ए फैमिली, फिर 6 पे मिला था दूसरी, ऐसे मिला था 12 से 13 पर तीसरी। तो यहां पर यह बादल की विशेषता है, यह धरातल से लेकर ये पूरे आसमान तक ये फैला हुआ होता है। बात क्लियर है? ये धरातल से लेकर पूरे आसमान तक ऊपर फैला हुआ होता है, और यही बादल है जिसमें बादल फटने की भी घटनाएं होती है। इससे जब वर्षा होती है तो मूसलाधार बारिश होती है, तेज चमक गरज के साथ, यानी पहले चमकेंगे फिर धमकेंगे इसके बाद बरसेंगे। यह प्रक्रिया किसमें लागू होती है? इसी वर्षा कपासी बादल में, कुमुलो निम्बस या निम्बो कुमुलस बादल में। बात को समझिएगा, हमने कहा क्या कि बादल फटने की जो घटना है इसी में होती है, तेज मूसलाधार बारिश चमक गरज के साथ इसी में होती है। अब प्रश्न ये मन में उठता है, चूंकि हम विशेषताओं के बारे में पढ़े हैं कि जब भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो उसमें क्लाइमेटिक चेंज क्या होता है, टेम्परेचर बदलता है, प्रेशर बदलता है, ह्यूमिडिटी बदलती है। तो ऐसे कंडीशन में ये बादल हर जगह तो बदलेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं। जब हर जगह नहीं बनेगा तो कहां बनेगा? यहां पर ये इस बादल के बनने की संभावना सबसे ज्यादा कहां पर होती है? इक्वेटर पर, ठीक है। यानी जहां पर संवहनी धाराएं ज्यादा बहेंगी ऐसी जगह पर यह बादल ज्यादा बनता है। बस इतना ही आप माइंड में रखिएगा। बाकी ये आपने देख ही लिया, बिजली की चमक एवं बादलों के गरज के साथ मूसलाधार वर्षा होती है, और हमने क्या कहा, ओलावृष्टि इस बादल में सबसे ज्यादा होती है। अभी पिछले बादल में भी हमने कहा था कि ओलावृष्टि होता है, जी हाँ वहां भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा ओलावृष्टि की बात करें तो इसी बादल में होता है। कौन सा बादल? वर्षा कपासी। किस बादल में? वर्षा कपासी। अब कई प्रश्न यहाँ पे बनता है, वर्षा ओलावृष्टि सबसे ज्यादा किस बादल में होगा? वर्षा कपासी। मूसलाधार चमक गरज के साथ किस बादल से वर्षा होती है? वर्षा कपासी। सबसे ज्यादा विस्तृत क्षेत्रफल पर कौन सा बादल फैला है? वर्षा कपासी। प्रश्न कई बार ऐसे पूछेगा, धरातल से लेकर सबसे अधिक ऊंचाई तक 18 किलोमीटर तक विकसित बादल को क्या कहेंगे? वर्षा कपासी। एक प्रश्न और बनता है, अभी तक आपने जो बादलों का क्लासिफिकेशन पढ़ा था ये क्षैतिज पढ़ा था। क्या पढ़ा था? क्षैतिज। लेकिन ये आप देख रहे हैं ये लंबवत है। क्या है? लंबवत। यानी यहां पे कह सकते हैं, एक प्रश्न बन सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा लंबवत बादल है? लंबवत मतलब लंबा, लॉन्गिट्यूड, समझ रहे हैं ना। यानी धरातल से ऊंचाई के साथ इसकी वृद्धि होती है, मतलब ऐसी सिचुएशन बनती है। इस बादल को क्या कहते हैं? वर्षा कपासी। आई थिंक यहां तक बात क्लियर हो गया होगा, कुछ बचता नहीं है। इसके बाद आप इसकी स्ट्रक्चर देख लीजिए, यहां पर देख रहे हैं यही ना बन रहा है, एनविल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यही बन रहा है। ऐसा ही बहुत एकदम विस्तृत होता है, काला घना दिखेगा पूरा। इसको देख के ही लगता है कि बरसात खूब होगी, और होता भी है। हमने कहा ना बादल फटने की घटना भी इसी बादल में होती है। हालांकि बादल फटने की घटना जो है ये मैदानी क्षेत्रों में होने की संभावना लगभग न के बराबर होती है। ये होता है पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा। पहाड़ी क्षेत्रों में क्यों होता है, किसी और वीडियो में इसके बारे में चर्चा कर लेंगे कि बादल फटने की घटना वहां पर ज्यादा क्यों होती है, क्या क्लाइमेटिक सिचुएशन बनती है, कैसी स्थितियों में बादल फटता है। अब बादल फटने का मतलब आप एक चीज और भी दिमाग में बैठा लीजिएगा, बादल फटने का मतलब ऐसा नहीं कि ये बादल है यहाँ से फट के यहाँ पे दो भाग हो गया, ऊपर पानी भरा तो सब गिरने लगा, ऐसा नहीं होता है। अमूमन दिमाग में यही आएगा ना कि जैसे बादल फटने का मतलब क्या है, बादल पूरा फैला हुआ है, अब बादल फट के ये वाला भाग इधर चला गया, ये वाला भाग इधर चला गया, ऊपर पानी भरा था सब गिरने लगा, ऐसा नहीं होता है। बादल फटने का मतलब जो रेट ऑफ रेन है, यानी जो वर्षण का दर है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। बहुत ज्यादा मात्रा का मतलब लगभग कह सकते हैं 10 सेंटीमीटर पर हावर से ज्यादा हो जाता है। अब 10 सेंटीमीटर पर हावर से ज्यादा बरसात होने का मतलब समझिएगा आप कि कई कई एरिया तो ऐसे है 10 सेंटीमीटर पूरे साल में नहीं होता है, और यहाँ 1 घंटे से कम में ही 10 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा हो जा रही है। तो ऐसी सिचुएशन कहते हैं क्या, ये यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट करते हैं, इसको बादल फट गया। और जब बादल फटने की घटना होती है तो बहुत ज्यादा हानि होती है। क्या वहां पे लैंडस्लाइड की संभावना बन सकती है, और कई सारे डिजास्टर आने की संभावना बन सकती है, बाढ़ जैसी सिचुएशन बन सकती है। तो समझ गए ना बादल फटने की बात। तो यहाँ पे आपने पढ़ा बादलों के प्रकार, संघनन के बारे में पढ़ा, और बादलों की सभी विशेषताओं के बारे में पढ़ा। कोई कंफ्यूजन आपको शायद नहीं होगा। अगर कोई कंफ्यूजन होता है आप मेरे टेलीग्राम ऑफिशियल पे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर टेलीग्राम ऑफिशियल अगर खोजने में कोई समस्या है तो आप बारकोड को स्कैन करके टेलीग्राम ऑफिशियल पर सीधे पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई आपको पर्सनल क्वारी है आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। कॉल मत करिएगा, ये कॉल इस पे लगेगा भी नहीं, ये व्हाट्सएप के लिए है केवल।
और कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, यहाँ पे करिए, मतलब अपने आप समस्याओं को आप हमारे सामने रखिए, हम कोशिश करेंगे उस समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करने की, ठीक है। या वीडियो से संबंधित कोई आपकी क्वेरी है, कुछ चीजें आपको नहीं समझ में आई है या कुछ चीजों के बारे में और जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में इस चीजों का डिस्कशन कर सकते हैं। हम कम समय में कोशिश करेंगे उसका जवाब देने की। आपको क्लास कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। और इन्हीं सब चीजों के साथ आज की क्लास को ओवर करते हैं, मिलते हैं कल एक नई टॉपिक के साथ। हाँ, एक बात और करना है, एमसीक्यू की बात हमने किया है, एमसीक्यू बहुत जल्दी आएगा, डेट का अनाउंस हम कर देंगे, आप इसके लिए तैयार रहिएगा। जो आप पढ़ रहे हैं उसको प्रश्नों के फॉर्म में हम आपको बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। आई थिंक तैयारी आपकी बेहतर होगी और मेरा कोशिश रहेगा कि अगर भूगोल से 40 क्वेश्चन के आसपास आ रहे हैं, 35 से 40 क्वेश्चन आते हैं जिस भी एग्जाम में, तो आप इसका मैक्सिमम 80 to 90% कम से कम सही कर पाए। अब 100% क्यों नहीं कह रहे हैं कि ह्यूमन एरर संभावित है, 100% तो करना किसी के लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि मानवीय भूल संभव है ना। और आयोग भी आपको सीधे सीधे क्वेश्चन उठा के नहीं देने वाला है, कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए ही जाते हैं कि जो लगभग सबके गलत हो या कुछ लोग के ही सही, ठीक है। तो बस बंद करते हैं, आगे मिलते हैं कल, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।